तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का क्लास नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको प्राचीन भारत के इतिहास में जो सिलेबस है इसको समझना चाहिए घटना चक्र बुक के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है पाषाण काल। सेकेंड नंबर जो चैप्टर है वो है आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। थर्ड नंबर चैप्टर आपका वैदिक काल। वैदिक काल में भी दो भाग में पढ़ेंगे, एक आपका ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। चौथा टॉपिक आपका बौद्ध धर्म है। पांचवा टॉपिक जैन धर्म है। छठा टॉपिक आपका शैव या फिर नेक्स्ट हम लोग भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सातवां जो टॉपिक है वो है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक जो दशा थी, यानी कि कैसे ईरानी आक्रमण सबसे पहले होता है डेरियस प्रथम के द्वारा। उसके बाद 8वां टॉपिक यूनानी आक्रमण देखेंगे, जिसमें हम लोग अलेक्जेंडर का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक महान साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद 10वां नंबर टॉपिक जो आपका मौर्योत्तर काल है कि मौर्य साम्राज्य जब टूटता है तो उसके बाद कई सारे छोटे छोटे ये भाग में बिखर जाता है, तो उसको हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और महान साम्राज्य आता है गुप्त काल, तो गुप्त काल पढ़ेंगे 11वां नंबर टॉपिक में, और उसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। उसके बाद 12वां नंबर टॉपिक है वो है आपका प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है 13 नंबर टॉपिक वो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 14 नंबर जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसके बाद प्राचीन भारत का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर टॉपिक, जो है आपका पूर्व मध्यकाल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग क्या क्या सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। तो घटना चक्र के अनुसार हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो उसको 15 चैप्टर में या फिर 15 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग पाषाण काल यानी कि पहला टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले नंबर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो नोट्स में दिया हुआ है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उन्हें अपठ्य या फिर दुर्बोध्य होने के कारण उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कहने का अर्थ है जिस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल में शामिल करते हैं, और जिस काल के बारे में लिखित जानकारी तो है बट उससे हम लोग पढ़ नहीं पाए तो उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल कि जिसके बारे में हम लोग के पास लिखित साक्ष्य है, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य हो या फिर वो साहित्यिक साक्ष्य हो, और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणिक सभ्यता, जिसको हम लोग आहड़ या फिर जोरवे आदि ये सभी आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। तो बताया जा रहा है प्रागैतिहासिक काल में हम लोग स्टोन एज को शामिल करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को शामिल करते हैं, साथ साथ जो आपका ताम्र पाषाण संस्कृति है इसको भी हम लोग शामिल करते हैं, और इसी में हम लोग आहड़ और जो जोरवे संस्कृति है वो भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करते हैं। जबकि जो आपका वैदिक काल है तो वैदिक काल के बाद से हम लोग जो है वो ऐतिहासिक काल में उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए, तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले पाषाण कालीन जो सभ्यता है इसके बारे में जो अनुसंधान है यानी कि रिसर्च जो है वो भारत में 1863 में प्रारंभ होता है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण काल में मेनली जो
यूज होता था वो पत्थर के औजार यूज होते थे, और पत्थर के औजारों के यूजेस के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो पाषाण काल को पहला पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड या फिर एज में इसको विभाजित किया गया है। आगे देखिए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब पूरा पाषाण को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका पूर्व पूरा पाषाण काल या फिर इसी को बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है नव पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो है आपका पूर्व पूरा पाषाण काल। तो पूर्व जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे क्रोड उपकरण मिलते थे, जैसे कि हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। तो विदारिणी ये सब हथियार के नाम हैं। तो पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण मिलते थे ये क्रोड होते थे, बड़े बड़े होते थे, जैसे कि हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। इसके अलावा देखिए, जो आपका मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें जो उपकरण यूज होते थे ये फलक वाले होते थे। तो कैसे होते थे? पूरा पाषाण काल में क्रोड होते थे, मध्य पूरा पाषाण काल में आपके फलक जैसे यूज होते थे। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया है कि जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे जो उपकरण होते थे ये क्रोड उपकरण यूज होते थे। ठीक है, और इन उपकरण का अगर एग्जाम्पल देखें तो आपका हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी हो जाएगा। वहीं जो मध्य पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे जो उपकरण यूज होते थे ये कैसे होते थे? तो वो जो है वो आपके फलक के रूप में यूज होते थे। ठीक है, फलक में यूज होते थे, ये याद रखिएगा। और पूर्व पूरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण यूज होते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पे इस काल में जो उपकरण यूज होते थे वो दक्षिणी या फिर खुरचनी टाइप में ये यूज हुआ करते थे। तो बताया जा रहा है, अगर पूर्व पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, मध्य पूरा पाषाण काल में ये हल्का फलक टाइप में यूज करते थे, और अगर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये पूरा एकदम खुरचनी टाइप में और एकदम दक्षिणी एकदम पूरा ब्लेड के टाइप में ये पतला पतला यूज करते थे। तो ये आपको पता चल गया है। इसके अलावा इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति का जो उपकरण है वो कहाँ से मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब की सोहन नदी घाटी से हुई है। और ये पंजाब भारत की नहीं, ये पाकिस्तान वाली पंजाब की बात की जा रही है। उस समय तो ये भारत का हिस्सा था, भारतीय उपमहाद्वीप का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, बट अभी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप एक प्लेस है जिसका नाम है पलवरम। ठीक है, तो पलवरम और आपका है अतिरमपक्कम। तो पलवरम और अतिरमपक्कम ये चेन्नई के समीप है तमिलनाडु में। यहाँ से आपका हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो 2 नाम याद रखिएगा, चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति का उपकरण सोहन नदी घाटी से, और हैंड एक्स संस्कृति का उपकरण आपके ये इंडिया के तमिलनाडु के चेन्नई में 2 प्लेस, एक है पलवरम और एक आपका है अतिरमपक्कम, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए, इस संस्कृति के अन्य जो उपकरण हैं वो क्लीवर, स्क्रैपर इत्यादि हैं। उसके अलावा देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके जो वैज्ञानिक हैं, इस वैज्ञानिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। तो ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक भी थे और आपके ये पुरातात्विद भी थे। ठीक ना, और ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये वैज्ञानिक हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1863 ईस्वी में ही
रॉबर्ट जो ब्रूसफुट है वो तमिलनाडु के चेन्नई के पास में पलवरम नामक स्थान से पहला जो हैंड एक्स प्राप्त करता है। तो पहला जो हैंड एक्स प्राप्त होता है वो तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पलवरम जो नामक स्थान है वहाँ से हैंड एक्स प्राप्त करते हैं। और ये किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया गया था? तो वो है आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। और सबसे पहले कब? तो 1863 में। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पलवरम और अतिरम्पक्कम इन दोनों प्लेस से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। और जो आपका पलवरम नामक प्लेस है वहाँ पे 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को पहला हैंड एक्स जो है वो मिलता था। हैंड एक्स कहने का अर्थ है, आप समझिए सिंपल सी बात, कि कुल्हाड़ी मिला था। आगे देखिए, उनके मित्र विलियम किंग, उसका एक मित्र हुआ करता था रॉबर्ट ब्रूसफुट का, उनका मित्र था जिनका नाम था विलियम किंग। तो विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। समझ में आया? तो आपको बताया गया था कि अतिरम्पक्कम और जो है आपका पलवरम, यहाँ दोनों से हैंड एक्स मिला, लेकिन अतिरम्पक्कम से आपका पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिलता है, जबकि पलवरम से जो है वो हैंड एक्स मिलता है। आगे देखिए, फिर एक डेट आता है 1935। तो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। आगे देखिए, पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन नदी घाटी है तो वहाँ पे अनुसंधान किया गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक निर्देशन में किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोई हेड होंगे जिनका नाम था KGR शर्मा, तो उन्हीं के निर्देशन में बेलन घाटी में जो है अनुसंधान किया गया था। और यहाँ पे पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित जो है वो 44 स्थल प्राप्त हुए थे। इसके अलावा देखिए, उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोंदहा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये कहाँ पे है? कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है, जो एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। कहाँ से? तो बेलन नदी घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से मिला था। आगे देखिए, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो पुरापाषाण काल है, यहाँ पे जो औजार मिलते हैं या जो उपकरण मिलते हैं ये क्रोड के रूप में मिलते हैं, यानी बड़े बड़े मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में जो उपकरण है थोड़े से फलक के रूप में मिलते हैं, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला मिलता है। और जो पुरापाषाण काल है यहाँ पे तो ये एकदम पूरा खुरचनी और एकदम फलक के रूप में मिलता है, एकदम पतला दुबला, पतला एकदम पर नुकीला। तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया था। पुरापाषाण कालीन मानव का जो जीवन था वो पूर्णतः प्राकृतिक था, पूरी तरीके से वो नेचुरल थे। वे प्रधानता शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग के जो मानव थे मुख्यतः वो शिकारी थे, हंटिंग और गैदरिंग थे, है ना, शिकार और खाद्य आखेटक थे। और इस काल के जो मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था। ठीक है ना। आगे देखिए, पुरापाषाण काल के बारे में बताया गया, वहाँ पे जो हंटिंग और गैदरिंग थे, यहाँ पे पशुपालन और कृषि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद आइए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो 1867 ईस्वी में, जब 1867 ईस्वी में होता है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है वो 1867 ईस्वी में हम लोगों को मिलता है। कब मिलता है? 1867 में। कैसे? कि जब आर्कीबॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग खोजा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, सबसे पहली बात,
कि जो एक व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है वो पल्लावरम जो नामक स्थान से एक हैंडेक्स प्राप्त करता है, कुल्हाड़ी। उसके बाद एक और व्यक्ति है आर्कीबोल्ड कैंपबेल कार्लाइल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो आपका विंध्य क्षेत्र है, तो इस विंध्य क्षेत्र से यहाँ पे शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग खोजता है 1867 में, और वो 1863 में खोजा था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट जो औजार है वो सूक्ष्म पाषाण या फिर पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में मानव अस्थि पंजर जो है वो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। तो भारत में सर्वप्रथम जो मानव अस्थि पंजर है वो आपका मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए, गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। तो गुजरात में एक प्लेस है जिसका नाम है लंघनाज, तो ये एक मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणों उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। ये कहाँ की बात की जा रही है, तो ये गुजरात में स्थित है लंघनाज प्लेस, उसकी बात की जा रही है। और ये जो लंघनाज है ये मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल है। आगे देखिए, मध्य पाषाण कालीन महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। तो महदहा जो है वो प्रतापगढ़ ज़िले उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से हड्डी एवं सिंग प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ से क्या मिलता है, हड्डी मिलता है और आपका सिंग मिलता है। जी.आर. शर्मा ने कहा है कि महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। जो जी.आर. शर्मा है, एक व्यक्ति का नाम है, तो जी.आर. शर्मा ने महदहा को जो है वो 3 क्षेत्रों के बारे में, महदहा के बारे में ये जिक्र किया है, जो झील क्षेत्र, और एक है आपका बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इसको बांटा है। तो क्या बताया गया वो देखिए, महदहा जो है वो एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है जी.आर. शर्मा। इसने महदहा को 3 प्लेस में डिवाइड किया है। पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। आगे देखिए, बूचड़ खाना जो संकुल क्षेत्र है, यहाँ से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण मिलते हैं, और साथ साथ यहाँ पे आभूषण मिलते हैं बड़े पैमाने पर। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम है, पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श। तो डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श, और इस पुस्तक में महदहा, सरायनहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो हड्डी अब बताया गया है कि एक जो व्यक्ति है डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा एक किताब लिखा गया है, उस किताब का नाम है पुरातत्व विमर्श। उस किताब में 3 प्लेस का जिक्र किया गया है, पहला महदहा, दूसरा सरायनहर, राय, और तीसरा दमदमा। इन तीनों प्लेस से जो है वो हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का जिक्र किया गया है इस किताब में, ठीक है। आगे देखिए, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिलते हैं। तो दमदमा में जब उत्खनन किया गया तो इसके पश्चिम के साइड में और इसके मिडिल वाला भाग में जब जोड़ के देखा जाता है तो इसमें टोटल 41 ठो मानव समाधान मिलते हैं, मतलब मानव के कंकाल मिलते हैं 41 ठो दमदमा से। इसके अलावा देखिए, इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं, और इस प्रकार जो है टोटल 48 मानव कंकाल मिले हैं। तो 41 मानव समाधान मिला है
जिसमें अगर मानव कंकाल की बात की जाए तो वो 48 है, जिसमें जो है 5 जो है वो युग्म समाधान मिले हैं, 3 जो है वो, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो एक समाधान में 3 मानव कंकाल भी मिलता है, बाकी बात सभी में एक एक मिलता है। आगे देखिए, सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव जो है शव एक साथ दफनाए गए हैं। तो अरे बाप रे, अभी हम लोग देख रहे हैं इस दमदमा के बारे में कि वहाँ पे 41 ठो मानव समाधान मिले हैं, जिसमें 5 मानव समाधान जो है वो युग्म मिले हैं। एक जो मानव समाधान जो है वहाँ पे 3 मानव कंकाल मिले हैं, बाकी सभी एक एक मिले हैं। वहीं जो सराय नहर राय है, यहाँ पे जो मानव का जो समाधान मिला है, इसमें 4 मानव को एक साथ दफनाया गया है। आगे देखिए, यहाँ की जो कब्रें हैं यानी कि समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखलिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं और अधिकांश जो है वो क्षत विक्षत अवस्था में है। और एक प्लेस याद रखिए, अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखलिया में 27 मानव कंकालों की अवस्था मिली है। तो लेखलिया में टोटल 27 मानव कंकाल मिला है। ये अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के एक लेखक है के या स्टूडेंट है के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखलिया में कितना मानव कंकाल मिला है, तो वो 27। इसके अलावा देखिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट आपको एनी हाउ याद होना चाहिए कि पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में ही होता है। तो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में होता है। आप याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में जो लोग हैं वो हंटिंग है और गैदरिंग है। मध्य पूरा पाषाण काल में जो लोग हैं वो पशुपालक हो जाते हैं, है ना, पशुपालक। और नव पाषाण काल में लोग जो है वो आग का भी खोज कर लेते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, पशुपालन का जो साक्ष्य है वो भारत में आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है वहाँ से, तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, मध्य पाषाण काल के जो मानव है वो शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो भीमबेटका के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, वहाँ से शैल चित्र के यानी कि रॉक पेंटिंग के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो भीमबेटका है, तो भीमबेटका में अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है, और इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। मतलब कि सीक्वेंस में इसको जो है वो यहाँ पे यूनेस्को शामिल किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत जो सूची है उसमें भी शामिल किया है। तो भीमबेटका जो शैल चित्र है इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है। 3 पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका पूरा पाषाण काल है जिसको 3 भागों में बांटा गया था, हथियारों के मतलब कि जो उपकरण है उपकरणों के यूजेस के आधार पे। तो जो आपका पूरा पाषाण काल है यहाँ पे जो मानव होते हैं वो हंटिंग और गैदरिंग होते हैं। जो आपका मध्य पूरा पाषाण काल है यहाँ पे लोग पशुपालन स्टार्ट करते हैं, तो ये पशुपालक हो जाते हैं। नव पाषाण काल है यहाँ पे जो है वो खदानों का उत्पादन यानी कि खेती प्रारंभ हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
आगे देखिए, इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ होती है। ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लुहरा देव है। ठीक है ना। तो एक प्लेस हमेशा याद रखिएगा, उसका नाम है लुहरा देव। तो लुहरा देव जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, संत कबीर नगर जिले में है लुहरा देव। और वहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला वो प्लेस है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। तो लुहरा देव से चावल के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होता है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम जो है चावल यानी कि धान के जो साक्ष्य है वो कोल्डीवा जो है प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे बेलन नदी घाटी के तट पे मिलते हैं और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तो अभी आपको बताया गया है 3 प्लेस, तो 3 प्लेस के बारे में आप याद रखिएगा। एक है आपका एल से याद रखिएगा लुहरा देव, और एक है आपका मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में याद रखिएगा। और एक है आपका कोल्डीवा, ये प्लेस के बारे में याद रखिएगा। लुहरा देव है ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में है। आपका जो मेहरगढ़ है ये आपका पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और एक आपका जो कोल्डीवा है ये आपका उत्तर प्रदेश में प्रयागराज ज़िले में है और ये बेलन नदी घाटी में स्थित है। लुहरा देव जो है यहाँ से 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के मध्य में चावल यानी कि राइस के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। मेहरगढ़ यहाँ से आप याद रखिएगा कि जो है वो 7000 ईसा पूर्व यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं यानी कि वीट का, यहाँ पे चावल का, यहाँ गेहूं का। इसके बाद गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि जो कोल्डीवा है तो कोल्डीवा में सबसे पहले हम लोग जानते थे कि जो चावल का जो साक्ष्य है यानी कि धान का, उसका साक्ष्य कोल्डीवा से मिलता है। यहाँ से भी राइस का जो है वो साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना। तो लेकिन ये जो साक्ष्य मिलता है वो 6500 जो है वो ईसा पूर्व का मिलता है। लेकिन लहुरा देव जो प्लेस है यहाँ पे जो राइस के साक्ष्य मिलते हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व के मध्य मिलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, चीन का एक नदी है यांगत्जी नदी। तो चीन के यांगत्जी नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया जाता था। तो चीन का है यांगत्जी नदी, वहाँ पे 7000 ईसा पूर्व में जो है वो चावल का खेती होता था। आगे देखिए, मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व प्रथम जो है मक्का का साक्ष्य वो पहली बार जो है वो मैक्सिको में देखने को मिलता है। तो मैक्सिको में मक्का का प्राचीनतम जो है वो साक्ष्य देखने को मिलता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है मेहरगढ़ के बारे में, कि मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो आपका मेहरगढ़ है यहाँ से पाषाण काल से लेकर जो है वो हड़प्पा संस्कृति तक के ये संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है वो बुर्ज होम जम्मू एवं कश्मीर से मिलता है। तो एक प्लेस याद रखिएगा, बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल देखने को मिलता है। और बुर्ज होम से ही गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इस पूरा स्थल की जो खोज है वो वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण कालीन स्थल है जिसका नाम है गुफ कराल।
तो गुफ कराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफ कराल का जो अर्थ होता है वो कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। इसके अलावा देखिए चिरांद जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है, यहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इस चिरांद जो प्लेस है इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ से नवपाषाणकालीन जो अवशेष प्राप्त होते हैं। चिरांद से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है और नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए उत्तर भारत का। अब दक्षिण भारत में देखा गया है कि जहाँ पे व्यक्ति को दफनाया जाता था वहाँ पे ना एक बड़ा सा जो है वो विशाल मतलब बृहत पाषाण स्मारक वहाँ पे लगा दिया जाता था। आगे देखिए नवपाषाण काल से संबंधित राख के जो टीले हैं वो कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से मिलते हैं। तो एक प्लेस है संगनकल्लू, तो संगनकल्लू जो है वो कर्नाटक में है, यहाँ पे एक बेल्लारी जनपद है वहीं पे है और यहाँ से राख के टीले मिलते हैं और ये नवपाषाण काल से संबंधित है। एक और प्लेस है आपका पिकलीहल। तो पिकलीहल जो उतनूर है आदि स्थलों से भी राख के टीले मिलते हैं। तो पिकलीहल जो प्लेस है यहाँ से भी राख के टीले देखने को मिलते हैं। आगे देखिए ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जलीय अवशेष है। ठीक है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आग का उपयोग और खेती की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में ही देखने को मिलती है। आगे देखिए धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस कारण इसे ताम्रपाषाणी संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक या फिर चैल्कोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मानव जो है वो तांबे का प्रयोग किया और तांबे के साथ साथ पत्थर का भी यूज हो रहा था, इसलिए इसको ताम्रपाषाणी संस्कृति भी कहते हैं। आगे देखिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। ठीक है। आगे देखिए भारत में ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत में भी ये पाई जाती है ताम्रपाषाणिक बस्तियां। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है और ये स्थल जो है वो आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में ही स्थित है। तो ये जितने भी आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंद है ये सभी पूरा स्थल जो है वो बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण ही इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आहड़ का प्राचीन नाम जो है वो ताम्बवंती होता है अर्थात तांबा वाली जगह। तो आहड़ संस्कृति वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे तांबा ज़्यादा मिलता है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। ठीक है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। तो जो गिलुंद है वहाँ पे तांबे के टुकड़े मिलते हैं। आहड़ संस्कृति जो है वो 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व है। अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से ये भिन्न है। अगर देखिए अभी जो हम बात बता रहे हैं सभी तो ताम्रपाषाणी संस्कृति का ही स्थल है, लेकिन गिलुंद जो है वो अन्य ताम्रपाषाणी जो स्थल है इससे ये कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ना थोड़ा सा उन लोग से बेहतर यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है।
तो ये अन्य ताम्रपसानी संस्कृतियों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृदभांड बने हुए हैं, वहीं यहाँ पे जो है इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, जिसको हम लोग कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा कहते हैं। तो ये इस तरह का मिलता है। तो वहाँ पे मृदभांड देखने को जो मिट्टी का बर्तन मिल रहा है वो अलग तरह का मिल रहा है, और यहाँ पे जो मिट्टी का बर्तन मिल रहा है थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का बर्तन मिल रहा है। यहाँ पे उसके ऊपर ज़्यादा कलाकारी वगैरह किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गिलुंद के बारे में पता होना चाहिए, जो कि ताम्रपसानी एक साइट है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ऐरन और नवदा तोली प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे देखिएगा, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा, कायथा, ऐरन और जो ये नवदा तोली है, ये सभी जो है वो एक महत्वपूर्ण प्लेस मिलते हैं ताम्रपसानिक। आगे देखिए, नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ताम्रपसानी पुरास्थल है जो खारगेन जिले में स्थित है। तो नवदा टोली के बारे में याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है जो कि ताम्रपसानिक पुरास्थल है। इसका जो उत्खनन है नवदा टोली का, वो HD सांकलिया ने कराया था, और यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं, और यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। ठीक ना, तो नवदा तोली में भी जो मृदभांड मिलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज्यामिति वगैरह ये सब मिलता है यहाँ पे। ठीक ना, ज्यामिति वगैरह लाल काले रंग के मृदभांड यहाँ पे मिलते हैं नवदा टोली में। ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया। इसके अलावा देखिए, हम लोग कैथा संस्कृति की बात करते हैं। तो कैथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन थी, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पियाई लक्षण दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इससे जस्ट पहले एक संस्कृति हुआ करता था जिसका नाम है कैथा संस्कृति। और कैथा संस्कृति और हड़प्पा जो संस्कृति है, प्राक हड़प्पाई संस्कृति, तो इसके और उसके मृदभांडों में एक जैसा लक्षण लगभग दिखाई देता है। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां जो है वो मालवा क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। तो मालवा क्षेत्र आप याद रखिएगा, जो कि अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा के बारे में याद रखिएगा कि मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो गीलूंद, मालवा और साथ ही साथ जो आपका नवदा तोली, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश में कायथा एवं ऐरन की पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख जो पुरास्थल है, जैसे कि अहमदनगर जिले में जोरवे, नेमासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव और आपका है प्रकाश जो कि नंदुरबार जिला में स्थित है, और नासिक जो कि नासिक जिला में स्थित है। ये सभी जो है वो इस कायथा संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये सभी जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र के लगभग ये कुछ कुछ प्लेस है। तो जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, ये सभी जो है वो कैथा संस्कृति के ही प्लेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, ये सभी पूरा जो स्थल है वो जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखते हैं कि जो कैथा संस्कृति है, तो कैथा संस्कृति का एक प्लेस याद रखिएगा मालवा। वहीं जोरवे संस्कृति का याद रखिएगा जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव और आपका अहमदनगर, ये सभी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। तो जोरवे संस्कृति में सबसे बड़ा जो स्थल है वो है दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो नेवासा है ये जोरवे संस्कृति का ही स्थल है, और यहाँ से पटसन का जो है वो साक्ष्य मिलता है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है।
महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो कि जोरवे संस्कृति कहलाती थी, तो जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से मृतकों को उत्तर से दक्षिण में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो जोरवे संस्कृति में ऐसा था कि मृतकों को उत्तर से दक्षिण घर के भीतर ही दफनाया जाता था। आगे देखिए, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। फिर देखिए, पाश्चात्य अवस्था यानी कि 1300 से लेके 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान भी मिलता है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और 1 कमरा जो है वो वृत्ताकार मिलता है। इसके अलावा देखिए, इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। तो इनाम गांव में जो है वो 100 से अधिक घर मिलते हैं और अनेक कब्रें मिलती है घर में ही। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि जो सरदार जो है वो प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है वो सामाजिक विविधता को भी दर्शा रहा है कि जो सरदार लोग हैं वो बीच में रहते हैं, केंद्र में रहते हैं, और जो शिल्पी या पंसारी लोग हैं वो पश्चिमी छोर पे रहते हैं। तो ये इनाम गांव का एक विशेषता बतला रहा है इनाम गांव के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और भी दिया हुआ है कि पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पांडु राजर ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो अगर हम लोग ताम्रपाषाणिक स्थलों की बात करें तो पूर्वी भारत में एक है चिरांद, उसके बाद एक है आपका वर्धमान जो कि पश्चिम बंगाल में है, और उसके अलावा देखिएगा आप एक है आपका पांडु राजा ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल, एक प्लेस है आपका महिषदल। ये सभी जो है वो ताम्रपाषाणिक स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे है बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है जो है खैराडी और नरहन। इसके अलावा देखिए, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरिया और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के जो लोग हैं वो मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। मुख्य जो अनाज था वो गेहूं और चावल के अतिरिक्त ये लोग बाजरे का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा देखिए, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम अच्छा करते थे। वे कार्लेनियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या फिर गुटिकाएँ बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हुई है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिलते हैं। तो महाराष्ट्र में मिलता है ये सब धागा। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पक्की मिट्टी के मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर इत्यादि ये सभी भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। तो इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती है कि वृषभ जो सांड था वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो मालवा और राजस्थान में जो है वो वृषभ मूर्ति मिलता है, जो कि दर्शाता है कि ये आपका धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इसके अलावा देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। तो ये चंदोली और नेवासा की बात की जा रही है।
जबकि अन्य बच्चों की कब्रों के सामान के तौर पे कुछ बर्तन मात्र हैं। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में शव को रखा जाता है। पश्चिम भारत में लगभग जो है संपूर्ण समाधान, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बरियल, ये प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल, ये वहाँ पे चलता था। तो आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में मृतक को रखा जाता था। फिर बताया गया कि पश्चिमी भारत में जो है वो संपूर्ण समाधान होता था, पूरा जलाया जाता था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान होता है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइन और कार्लियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में पाए गए हैं। आगे देखिए, गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपत्ती के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। तो जो है वो नॉर्थ इंडिया में कृषक ज़्यादा मिलता है, जबकि साउथ इंडिया में चरवाहा संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव मिलता है या प्रमाण मिलता है। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इसको नियुक्त किया गया था, और 1871 ईस्वी में ही पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में भी गठित किया गया था। और 1871 में ही जो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसको सरकार का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया जो है महानिदेशक बनाया गया, और वर्ष 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने कार्यभार संभाला था। आपको बताया गया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है 1863 में सबसे पहले इसको पूरा पाषाण काल का कुछ महत्वपूर्ण साइट वगैरह मिलता है, फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में इसको नियुक्त किया गया। फिर 1871 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसको सरकार का एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया गया। उसके बाद 1901 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा था, तो उस समय भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, इसका के रूप में केंद्रीकृत करके जो जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया था, और ये कार्यभार जो है वो अपना 1902 ईस्वी से संभालने लगे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो ये था हमारा आज का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में जाने। इसी के साथ ही साथ हम लोग ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी उसके बारे में जाने, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, बनास संस्कृति किसको कहा जाता है, इन सभी के बारे में भी हम लोग जाने। तो आज हम लोग पाषाण काल यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इसके बारे में पढ़े। कल के क्लास में हम लोग पाषाण काल से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते थे या बन सकते हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।